हाय एवरीवन। आप सभी को पता है हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर रहे हैं फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए। हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो लेक्चर मैं आपको यहाँ पर करा चुका हूँ। आपको कैसे लगे अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। आप अपना सजेशन ज़रूर दिया करो कि भैया लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अगर आपका कोई सजेशन रहेगा तो मैं उस पर काम करूँगा। ये जो हम कंप्लीट पॉलिटी कवर कर रहे हैं, ये जो एसएससी जीडी 2024-2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको एक जगह कंपाइल करके उन क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं और अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखो एक और बात, हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा तो ये लेक्चर से पहले आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना पड़ेगा, तभी आपको सीक्वेंस वाइज कंप्लीट पॉलिटी समझ में आएगी। 100% पॉलिटी कवर कराऊंगा। एसएससी जीडी का आपका एक भी सवाल इन 13 लेक्चर्स जो हम करने वाले हैं इनसे बाहर नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको इंश्योरिटी दे रहा हूँ। आप बिगनर्स हो, रिपीटर्स हो, आपके लिए आसान भाषा में हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान भाषा, जो मैक्सिमम आसान भाषा हो सकती थी, उसमें पढ़ा रहा हूँ। आप बिगनर्स हो, रिपीटर्स हो, आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो या दोबारा से पॉलिटी पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें रह गई थी आपकी, आपको 100% पॉलिटी समझ में आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करा रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और आप एसएससी जीडी ही नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम देने चले जाना जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है, आपके सारे सवाल यहीं से फंसेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ये लेक्चर शुरू कर लेते हैं। और एक और बात उससे पहले बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ और आपके एग्जाम जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं और जो आपकी एग्ज़ाम अपडेट्स होती हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड। कब उसका एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, कब उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कब उसका पेपर होगा, कब उसका एडमिट कार्ड होगा, कब उसका रिजल्ट आ रहा है, ए टू जेड विद इन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको ग्रुप में अपडेट मिल जाती है। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको एग्जाम गाइडेंस, अपडेट वगैरह से रिलेटेड, और हम यहाँ पर मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह भी आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए आपकी पढ़ाई में डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प मिलती होगी। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है वो ये है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख है। तो बताओ हम कितने आर्टिकल तक पढ़ चुके हैं। तो हमने 1 से 4 आर्टिकल पढ़ लिए जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है, जो पार्ट 1 में आता है। फिर हमने 5 से लेके 11 आर्टिकल पढ़ लिए जो कि पार्ट वी में आता है। ठीक है, और सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। उसके बाद हमने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पढ़ लिए। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं लास्ट। ठीक है, अब हम हमारे आर्टिकल, अब देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन 90 से अबव है, 90 और 90 से अबव में। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तो टेक्निकल देखा जाए, अगर आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो तो इसका जवाब दे ही नहीं सकते हो। और मैंने क्या बोला है, अभी जो हम सीक्वेंस से पढ़ते चल रहे हैं, वैसे देखो जो इसमें ये पूछा है कि जो लोकसभा होता है, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है लोकसभा को। ठीक है, मैं ये जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लोकसभा बोला जाता है। अभी बस 10-15 क्वेश्चन कर लो, बाद बाकी का 10-15 क्वेश्चन में आपको आर्टिकल पूरे जब हो जाएंगे ना तो फिर ये सारे क्वेश्चन आप लगा पा रहे होंगे। ठीक है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल बोलता है लोकसभा को, और जो उसका स्पीकर होता है वो आर्टिकल 93 में आता है। लेकिन अभी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो मैंने क्या बोला, अगर कोई आर्टिकल का क्वेश्चन होगा तो जहाँ तक हमने आर्टिकल किए होंगे उससे आगे के आर्टिकल करेंगे। तो हम 35 तक आर्टिकल कर चुके हैं, अब उससे आगे के आर्टिकल करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड। अब देखो, आज आपका उसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 3 हम फंडामेंटल राइट्स तक कर चुके हैं। अब ये तो पार्ट 4 में आपका क्या आता है, तो पार्ट 4 में आता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म बता देता हूँ, ज़्यादातर मैं डीपीएसपी ही लिखूंगा बट एक बार बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और देखो मैं आपको एक और बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ, ये लिख लो आप, हेडिंग डालो पार्ट 4। और ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में बोला जाता है इसे
नीति निर्देशक तत्व। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बता देता हूँ भाई, ये आपका जो नीति निर्देशक तत्व है या जो डीपीएसपी हैं, ये पहले आर्टिकल कम पूछे जाते थे यहाँ से, तो बच्चे कम पढ़ते थे, फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन फंडामेंटल राइट से ज़्यादा आज डीपीएसपी पूछे जाते हैं। कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन वो पूछे जाते हैं। और डीपीएसपी में भी मैं ये बता दूंगा कि कौन से आर्टिकल पे थोड़ा कम ध्यान देके कौन से पे ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन आपको करनी सारे डीपीएसपी के आर्टिकल है 36 से लेके 51, और मैं आपको इस तरह से करा दूंगा कि आप आज के बाद भूलोगे ही नहीं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, पहले डीपीएसपी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ये डीपीएसपी हमने किस देश से ली है, ठीक है, सोर्स बताओ, हमने ये डीपीएसपी किस देश से ली है। तो ये हमने ली थी आयरलैंड से। कहाँ से ली थी हमने ये? आयरलैंड से ली है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने जो डीपीएसपी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की हैं वो आयरलैंड से की हैं, ठीक है। आयरलैंड ने भी किस कंट्री से ली थी? तो इसने ली थी स्पेन से। मे बी डेप्थ में जाके ना पूछे कि आयरलैंड ने किससे ली थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी डीपीएसपी होता क्या है वो समझा देता हूँ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी लॉ बना रही है, कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है, तो जब लॉ बना रही है या पॉलिसी लेकर आ रही है, तो डीपीएसपी को वो ध्यान में रखेगी, ध्यान में रखकर ही लॉ बनाएगी कि डीपीएसपी का पालन हो। लेकिन एक और चीज़, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, जस्टिसिएबल, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सिएबल है। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। नॉट इन्फोर्सिबल बाई लॉ लिख लो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, नॉन जस्टिसिएबल नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको मिले हुए हैं, जो भारत सरकार को मानना है उनको, तो अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या ठीक है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जैसे कोई लॉ बना रहा है, टोटल हमारी डीपीएसपी कितनी है? 36 से लेकर 51 है, काफ़ी डीपीएसपी दे रखी है। अगर कोई डीपीएसपी का पालन लॉ बनाते वक्त नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बाध्य है, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा इनका लॉ, मतलब पालन। कुछ कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए ना? ठीक है, तो लिख लो डीपीएसपी अगर लिखना चाहो कि जब सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल या पॉलिसी बनाती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और डीपीएसपी आपकी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल को बोलते हैं न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित, न्यायोचित नहीं है। और नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ मतलब कि कानून द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते। बेसिकली हम कानून द्वारा इन्फोर्सिबल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय बोलते हैं। अगर हिंदी में थोड़ा बहुत मुझसे कुछ गलत लिख जाए, वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सही सही लिखूं, लेकिन थोड़ा सा बता देना कि भैया ये गलत है, तो और बच्चे भी थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है। कमेंट करके बता देना, मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। अभी डीपीएसपी क्यों लाई गई? देखो डीपीएसपी लाने का कुछ मतलब भी होना चाहिए कि डीपीएसपी क्यों लाई गई। ये बेसिक क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। डीपीएसपी जस्टिसेबल है या नहीं, न्यायोचित है या नहीं, ठीक है, बहुत पूछे जाता है, कहाँ से ली गई है, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीपीएसपी लाई क्यों गई, तो देखो डीपीएसपी क्यों लाई गई वो लिख लो। डीपीएसपी क्यों लाई गई? तो इसका जो एम था ना, डीपीएसपी ऐसे देखो, डीपीएसपी एम to create DPSP aim to create a welfare state, social and economic justice।
अभी जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये एक स्टेट वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर स्टेट को हिंदी में बोलते हैं लोक हितकारी राज्य, जहाँ पर सबका हित हो, लोक हितकारी राज्य। ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को बोलेंगे सामाजिक, सामा सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ठीक है। तो ये आपकी डीपीएसपी क्रिएट की गई यहाँ पर आपकी क्यों, लोक हितकारी राज्य बनाने के लिए और लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिले। अब से सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मतलब डीपीएसपी में देखो बात की गई है आपकी इक्वल बेजिस की, इक्वल बेजिस मिले, और मेल हो या फीमेल हो सिमिलर काम के लिए सिमिलर वेतन मिलना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की बात की गई है, बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये एक तरह से वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ही आपकी डीपीएसपी लाई गई है। अभी जब हम आर्टिकल पढ़ रहे होंगे क्या किस आर्टिकल में क्या है, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और चीज़ जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है कि डीपीएसपी कितने प्रकार की होती हैं। एक और सवाल जो पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। डीपीएसपी के टाइप पूछ लिए जाते हैं। और देखो खतरनाक सवाल बताता हूँ क्या बनता है डीपीएसपी से। टाइप तो पूछेगा ही पूछेगा। सोशलिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजवादी, समाजवादी। दूसरा है आपका गांधीयन, गांधीयन, जिसको बोलते हैं गांधीवादी, गांधीवादी। तीसरा है आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, जिसको बोला जाता है आपकी बौद्धिक और संपदावादी, बौद्धिक और संपदावादी। ठीक है। अभी देखो पहले तो ये पूछा जाता था कि डीपीएसपी आपकी कितने प्रकार की हैं। अभी ये पूछ लेंगे, कोई कोई आर्टिकल दे देंगे और इसमें डीपीएसपी के अंदर जो 36 से 51 तक है वो पूछ लेंगे ये आर्टिकल सोशलिस्ट में आता है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स को सोशलिस्ट में समाजवादी में रखा गया, कुछ गांधीवादी में रखे गए हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल में रखे गए हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी में आपका आता है 38 आर्टिकल, 39 आर्टिकल, 39 का ए। अभी ये सारे आर्टिकल हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। 39 का ए, 41 आर्टिकल, 42, 43, 43 का ए, 47। और गांधीवादी में आपका आर्टिकल आता है 40, उसके बाद आता है 43, 43 का बी, उसके बाद इसमें भी आता है 43। ठीक है, ये ध्यान रखना। 43, 43 का बी, 46, फिर लगातार 47, 48। उसके बाद आपका जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल में आपका आता है वो आता है 44 आता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 आता है और 48 आता है, 49 आता है, 50 आता है और 51 आता है। ठीक है। तो ये हमारी डीपीएसपी हो गई। डीपीएसपी से जनरल क्वेश्चन हो गए। अभी हमने आर्टिकल शुरू नहीं किए, 36 से 51 जो आर्टिकल है। अब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाता हूँ। आर्टिकल हम 36 से स्टार्ट करेंगे और विद ट्रिक याद करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पर जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी सबसे पहले आपकी जो शुरू होती हैं वो 36, 37, 38, 39, 39 का ए, इस तरह से आपकी शुरू होती हैं। यहाँ पर आपका आर्टिकल 36 डिफाइन करता है डीपीएसपी को। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, डिफाइन कर रखा है, बेसिकली परिभाषा दे रखी है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन दे रखी हैं।
एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में एक बार देख लेना आप, है ना। और आर्टिकल 38 में दे रखा है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है। अम, भाई दोबारा लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, सॉरी। 36, 37, 38। 36 में डिफाइन कर रखा है, उसे डेफिनेशन दे रखी है। डिफाइन, यहाँ पर एप्लीकेशन दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है। और मतलब बेसिकली लोक कल्याण की, प्रमोट द लोक कल्याण की, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 कहता है आपका फॉलोड बाय द स्टेट। अभी ये मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा, है ना, टेंशन मत लेना। फॉलोड, बस नोट डाउन कर लो आप, फॉलोड बाय द स्टेट। इसमें क्या क्या है, जैसे है आपका एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। हिंदी में बोलेंगे इसे सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए लाइवलीहुड को बोलते हैं आजीविका। आजीविका, आजीविका का आजीविका के पर्याप्त साधन। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको चलो समझा देता हूँ थोड़ा। आर्टिकल जो 36 है उसमें डीपीएसपी की डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 37 में उसके एप्लीकेशंस दे रखे हैं। आर्टिकल 38 में मतलब जो आपके लोक कल्याण के बारे में जो भी चीज़ें होंगी, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में, उन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें दे रखे हैं। आर्टिकल 39 में कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट द्वारा फॉलोड की जाएंगी, जैसे कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, मतलब जो भी उनके उनके जो नागरिक हैं उनके जीवन के लिए जो भी चीज़ों के साधन की ज़रूरत होगी वो स्टेट को फॉलो करेंगी। और यहाँ पर स्टेट हमारा राज्य की बात नहीं हो रही, हमारा राज्य भी हो सकता है, हमारा देश भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें आर्टिकल 39 में, जैसे कि एक है इक्वल पे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है, ये किस आर्टिकल में आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसे आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो। हिंदी में बोलेंगे इसे समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन। समान काम के लिए, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन, समान वेतन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद और क्या था आर्टिकल 39 में, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गया, इक्वल पे हो गया आपका। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लो। ठीक है, ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि जो बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक और रह गया अभी, मतलब आर्टिकल 39 ए, और यहीं पे लिख लो, फिर मैं आपको ये सारे आर्टिकल ट्रिक से याद कराता हूँ।
आर्टिकल 39 का ए कहता है प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स। निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में इसमें दे रखा है। निशुल्क कानूनी सहायता जो गरीब लोग हैं उनके लिए सहायता के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो अब देखो ये आपको याद कैसे करना है, यहाँ पर मेन चीज़ है याद करना। तो देखो कोई भी चीज़ है, डीपीएसपी है, सबसे पहले उसको क्या करा जाएगा, डिफाइन तो किया जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, फिर उसके यूजेस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में बात आता है। तो पहले उसे डिफाइन करेंगे हम, फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। किस लिए डिफाइन कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, और एप्लीकेशन में क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। डीपीएसपी किसके लिए, एप्लीकेशन क्या है उसकी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये किसके द्वारा फॉलो की जाएंगी, फॉलोड बाई स्टेट। और भाई अगर स्टेट इसे फॉलो कर लेगी तभी तो बात होगी इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फ्री लीगल एड की। देखो यहां पर एक बात बताओ, कोई चीज डिफाइन की गई फिर उसको अप्लाई किया गया, ठीक है, ऐसे याद करो, कोई भी चीज डिफाइन की गई फिर उसे अप्लाई किया गया। अप्लाई किस लिए किया गया, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के हित के लिए, ठीक है। तो उनके हित के लिए उसे अप्लाई, मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए किया गया। उसके बाद इसको किसके द्वारा, अगर इसे स्टेट फॉलो कर लेती है तभी तो होगा इक्वल एंड फ्री लीगल। जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ अपॉर्चुनिटी पे जस्टिस भी लिख लो, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अपॉर्चुनिटी इक्वल जस्टिस, बेसिकली देखो दोबारा मैं आपको याद कराता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिफाइन किया गया, फिर उसको अप्लाई किया गया किसके लिए, वेलफेयर फॉर द पीपल के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। और अगर इसे स्टेट फॉलो कर लेती, देखो स्टेट फॉलो नहीं करती तो कुछ नहीं होगा, अगर स्टेट फॉलो कर लेगी तभी तो एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड माना जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद कर सकते हो सिक्वेंस में, ठीक है। और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया पेपर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। बेसिकली देखो इस आर्टिकल के तहत हम क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल के तहत हम विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि ग्राम पंचायत का संगठन बना सकते हैं, या ग्राम पंचायत का संगठित कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में रिपीटिव बार पूछा गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 41, वो हमारा कहता है इन केस ऑफ, लिखो, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज, और क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज और सिकनेस, लिख लो सिकनेस, in unemployment, old age, sickness and disablement, secure citizen, right to work, right to education। देखो यहाँ पर अगर मतलब
अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी के पास रोजगार नहीं है, या कोई वृद्ध इंसान है, या कोई बीमार व्यक्ति है, या कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है, तो स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वो क्या करे, उसे काम दे। जैसे डिसेबल व्यक्ति को भी काम दिया जाता है ना, जैसे अभी आप देखोगे आपकी जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें भी डिसेबल लोगों के लिए काम होता है, मतलब वैकेंसीज अलग से होती है, पीडब्ल्यूडी। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ काम ही नहीं कर सकते, फिर भी गवर्नमेंट उनको जॉब देती है। क्यों? क्योंकि वो बेशक कुछ ना करें, लेकिन उनको रोजगार देने के लिए ये डीपीएसपी के अंदर हमारा आता है। और सबको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें और करती है, जैसे ओल्ड एज लोगों को पेंशन दी जाती है, या कुछ बीमार व्यक्ति हो जाते हैं तो कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हर महीने शायद जैसे टीबी है, किसी को टीबी हो गया तो हर महीने उसे कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, राशन भी दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आर्टिकल 41 में आती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 42, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके इसमें दे रखा है ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन ऑफ बर्थ एंड मैटरनिटी रिलीफ। हिंदी वाले लिख लो, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ को लिख लो, गर्भवती महिला से कठोर श्रम नहीं कराया जा सकता है। और बेसिकली मतलब वो मैटरनिटी लीव वगैरह भी इसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल 42 हो गया, मैं ये आपको सारे याद भी करा दूंगा अभी, है ना। तो इसमें क्या रखा है आर्टिकल 42 में? ह्यूमन कंडीशन, जो काम होगा वो ह्यूमन कंडीशन का होगा। मैटरनिटी रिलीफ भी मिलेगा यहाँ पर, वुमेन्स के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 42 में दे रखी हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल हमारा है 43। तो आर्टिकल 43 कहता है हमारा ये लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है बेसिकली, है ना। लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है। हम्म हम्म, ठीक है। तो हिंदी वाले लिख लो, निर्वाह योग मजदूरी। मतलब लिविंग वेजेस का मतलब ये है, आर्टिकल 43 में ये है कि एक अमाउंट डिसाइड होता है कि इससे ज़्यादा आप किसी से काम करा रहे हो तो इससे कम नहीं दे सकते हो, मतलब मिनिमम इतना तो आपको देना पड़ेगा। मतलब जो हिसाब से आज के टाइम में महंगाई है और उस हिसाब से, तो उस हिसाब से एक लिविंग वेज भी डिसाइड किया जाता है कि ये लिविंग वेज तो देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 43 का ए भी आता है, ठीक है। 43 का ए भी आता है, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पर लिख लो, हिंदी में लिख लो, उद्योग मैनेजमेंट को प्रबंधन बोलते हैं। उद्योग प्रबंधन में काम गारों की भागीदारी, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ आपको, याद भी करा देता हूँ। देखो, इसमें बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट करेंगे, वो उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। जो इंडस्ट्रीज में चीज़ें चल रही हैं तो उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। और आपने देखा भी होगा कि वर्कर्स की यूनियन वगैरह होती हैं। अब आपको देखो कैसे याद करना है। ये 43 का बी भी होता है, लेकिन 43 का बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप छोड़ भी सकते हो।
43 का बी होता है बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उसे छोड़ सकते हो। आर्टिकल 40 में आपका देखो क्या आता है, आर्टिकल 40 में आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो इसको आप कैसे याद करोगे? आप ऐसे याद करो, आज से 2-3 साल पहले क्या आया था, कोविड आया था। कोविड आया, जो लोग गांव से जाके शहर में काम करने लग गए थे, अब वो वापस शहर से गांव चले गए। वापस शहर से कहाँ चले गए वो लोग? वो वापस शहर से गांव में चले गए, क्योंकि कोविड आ गया, शहर में तो काम रहा नहीं, गांव चले गए। ठीक है, और गांव में उन्होंने सोचा कि हम सेफ भी हैं। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जिसके तहत आप याद करोगे। तो आप ऐसे याद करो कि जब वो गांव में गए तो उन्होंने एक पंचायत बुलाई। उन्होंने क्या बुलाई? एक पंचायत। तो आर्टिकल 40 में क्या आ गया? पंचायत बुलाई। उन्होंने बोला कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें क्या दो? काम करने को, हमें काम दो, और हमारे बच्चों को एजुकेशन दो। ठीक है, हमें काम दो और हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, ये उन्होंने बोला कि क्योंकि हम इस गांव के नागरिक हैं, हम भी इस गांव के बेटे हैं, तो हमें भी काम मिलना चाहिए। अब शहर में कोविड आ गया, अब हम क्या करें, हम गांव आ गए, तो हमें काम दो और हमारे बच्चों को भी यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, उसके बाद बोले कि जो काम हो, देखो दो चीज़ें हैं, आप ऐसे मत करना कि गांव के लोगों से तो आप कैसे भी काम करा लेते हो। हमारा जो काम है थोड़ा सा ह्यूमन कंडीशन का होना चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वाइफ भी उसमें काम करेंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी करती थी तो यहाँ भी काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 43 में आता है लिविंग वेज, कि जो हमें वेजेस मिलेंगे, वेतन जो मिलेगा, वो ऐसे नहीं कि गांव के लोगों को आप कुछ भी दे देते थे। हमें एक प्रॉपर लिविंग वेज चाहिए जो हमारे ज़िंदगी जीने के लिए सफिशियंट हो। ठीक है, 43 में 43 के ए में कहते हैं कि देखो जो आप काम दोगे, क्या काम है क्या नहीं है, उसमें हमारी भी सलाह मशवरा लोगे, कोई भी चीज़ें बनाने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले। ऐसे नहीं कि आप कोई भी काम डिसाइड कर लिया, हमसे बिना पूछे हमें बता दिया कि हमें ये करना है। तो ऐसे आपको इस स्टोरी से, अभी आगे के आर्टिकल भी याद करेंगे, लेकिन अभी इतने याद करो कि पंचायत बना ली उन्होंने। उन्होंने बोला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, अब हम वापस गांव में आ गए हैं, हमें काम दो, वर्क दो, हमारे बच्चों को एजुकेशन दो। काम कैसा होना चाहिए? ह्यूमन कंडीशन का होना चाहिए, उसमें मैटरनिटी रिलीफ भी होना चाहिए, और जो बेजेस होने चाहिए वो लिविंग बेजेस होने चाहिए, निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए। उसके बाद 43 में कि हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा, जो आप हमें काम दोगे, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इतने याद हो गए। अभी आगे के आर्टिकल भी हम याद कर लेंगे, इसे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका 43 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 बात करता है। समान सिविल संहिता। ठीक है, इसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 44 क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, ये क्या चीज़ है? हम क्यों क्यों आर्टिकल 44 आया? देखो, अलग अलग धर्म है भारत के अंदर। ठीक है, कोई सेकुलर स्टेट, हमारी भारत कैसी है? सेकुलर स्टेट है। कोई एक ऐसे तो है नहीं कि हिंदू कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। जैसे काफ़ी कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है। तो भारत हिंदू कंट्री नहीं है, और भारत में हिंदुओं के अलावा बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो रहते हैं। और देखो, अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं अपने, किसी के में शादी करने का कुछ और है, किसी में तलाक देने का कुछ और है, किसी में कुछ और है। अलग अलग रूल्स अपने धर्म के अनुसार बना रखे हैं यूनिफॉर्म हमारे भारत के अंदर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसका क्या धर्म है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। सब पर शादी के नियम सेम लागू होने चाहिए। जो भी शादी के नियम या जो भी चीज़ें हैं उनको सेम लागू होनी चाहिए, कि तलाक होने का प्रोसेस सब में सेम होना चाहिए, शादी होने का, और या मतलब जो अलग सेपरेट हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों का जो नियम है वो अलग होना चाहिए, वो सॉरी सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बात करता है। अभी हमारे पूरे देश में लागू नहीं है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको वायलेट करता है एक तरह से देखा जाए तो लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबको एक जैसा लॉ बना दो, एक लॉ है वो सब पे लागू होगा, तो वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, जिसमें हमारा बताया गया है।
आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है बेसिकली ये एजुकेशन के बारे में इसमें दे रखा है। एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, बिलो 6 ईयर्स। बेसिकली 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम कम आयु के बच्चों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बच्चों अम, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। आपने देखा होगा जो नर्सरी वगैरह होती है ना, निःशुल्क शिक्षा देना जिसमें, ठीक है, ये हमारा जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे वो नर्सरी वगैरह में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, वो तो वहाँ पर ये आर्टिकल 45 में आता है। और हमारे टाइम पे मतलब मैं भी गया, जब मेरा बचपन गांव में ही गया है भाई, तो वो उसमें नर्सरी में जाते थे तो वो एक आटा टाइप होता था जिसे अपनी तरफ पंजीरी बोलते थे, वो मिलता था। आपकी तरफ कुछ और भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 45, 46, यहाँ पर आर्टिकल 46 में दे रखा है बेसिकली हमारा आर्टिकल प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट द प्रमोट द एजुकेशनल, लिख लो, एजुकेशनल एंड प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड अदर weaker सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली आर्टिकल 46 क्या कहता है, जो SCs हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट को तो जानते होंगे ना, अनुसूचित जाति। शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, OBC, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मतलब कुछ विशेष आरक्षण दे रखे हैं, मतलब बेसिकली उनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 46 में ये दे रखा है, तो इसे हिंदी में लिख लो, SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 47 में क्या आता है, आर्टिकल 47 में बेसिकली न्यूट्रिशन की बात होती है, न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। एक और चीज़ देखो, मैं लिखवा नहीं रहा बट आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन की बात की जाती है, न्यूट्रिशन दिया जाएगा और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा। तो जब पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है ना, तो एक बार सवाल इस तरह से बना था कि किस DPSP में जो नशीली ड्रग्स होते हैं या आपकी ड्रिंक्स होती हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं, उनका वो जो अ, उसको एक तरह से बंद करना, प्रतिबंध लगाना किस आर्टिकल में दे रखा है, DPS की SP में। तो देखो, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा है तो यहीं पे देंगे ना कि नशीली दवाओं का पर रोक लगा दो, नशीली जो ड्रिंक्स हैं उन पर रोक लगा दो। तो ये आर्टिकल 47 में है, ये चीज़ याद रखना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस तरह से लिखो, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इन, चलो मैं लिखवा देता हूँ, है ना, लिखवा ही देता हूँ, लिख लो, प्रोहिबिट द कंजम्पशन, prohibit the consumption of intoxicating drinks, intoxicating drinks and drugs which are injurious to health,
विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। हिंदी मीडियम वाले लिख लो, सरकार आहार उपलब्ध कराएगी, सरकार एक सेकेंड, इसे आप खुद लिख लो क्योंकि हमें मैं एक साथ ट्रिक बताऊंगा तो मुझे एक आर्टिकल और कराना है, ठीक है। आप लिखो सरकार, देखो न्यूट्रिशन करेगी ना, न्यूट्रिशन, सरकार आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये चीज़ लिख लो, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके अभी रफ कर देता हूँ क्योंकि आर्टिकल 48 करना है हमें और आर्टिकल 48 का ए, फिर मैं उनको सबको आपको जैसे पहले याद कराए थे वैसे ही याद कराऊंगा। तो आर्टिकल 48 क्या है? आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर की, आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। और एग्रीकल्चर, कृषि एवं पशुपालन लिख लो, कृषि, कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन, ये आर्टिकल 48 में आता है। और आर्टिकल 48 में 48 का ए में क्या आता है? इसमें आता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट द environment and to safeguard forest and wildlife, forest and wildlife, मतलब बेसिकली जो पर्यावरण है, ठीक है, उसका पर्यावरण का एक तरह से सेफ गार्ड करना, रक्षा करना। लिख लो यहाँ पर पर्यावरण वन, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव एवं पर्यावरण वन एवं वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव की रक्षा करना। अब देखो ये आपको याद कैसे करने हैं। जैसे हमने अभी बात करी थी, पूरा एक स्टोरी बताई हमने कि पंचायत ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने क्या बोला कि हमें एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को, हमें वर्क दो। वर्क कैसा होना चाहिए था? ह्यूमन कंडीशन का होना चाहिए था। उसके बाद हमने किसके बाद? ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी लीव। उसके बाद पार्टिसिपेशन होगा हमारा इंडस्ट्री में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात करी। तो उसी पंचायत जब चल रही थी, एक थोड़ा सा आप जैसा हट्टा कट्टा नौजवान जिसमें थोड़ा सा बुद्धि थी, वो खड़ा होता है और बोलता है कि देखो वैसे तो आप बात करते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया हुआ है, समान सिविल संहिता दे रखा है, तो ये शहर से आए तो इन्हें अलग ट्रीटमेंट क्यों दोगे भैया? ये बताओ। 43B तक देखो हम कर चुके थे, उसके बाद ये आगे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है कि ये बताओ जब कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है तो आप इनको अलग से ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है आप दे रहे हो, ये हमने मान लिया, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर हमारी भी कुछ शर्तें हैं। इनकी मानोगे तो हम गांव में रह रहे हैं तो हम पागल नहीं हैं, हमारी भी कुछ चीज़ें मानो। कि क्या मानेंगे बताओ, तुम बताओ अपनी डिमांड। कि जो हमारे बच्चे हैं 6 साल से छोटे उनको एजुकेशन दे दो, ठीक है भाई दे देंगे। और जो हमारे गांव के लोग हैं SC ST और पिछड़े वर्ग के OBC के, जो बीगर सेक्शन के हैं, उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में को प्रमोट किया जाए, वो भी कर देंगे। उसके बाद जो मतलब जो हमारे गांव के लोग हैं उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए। और ये जो कुछ लोग शराब फराब ड्रग्स लेते रहते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, इन पर रोक लगाई जाए, इनका भी इम्प्रूव हेल्थ, इनकी भी पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव की जाए, ठीक है। इनकी भी जो हेल्थ है वो क्या करी जाए? इम्प्रूव करी जाए। तो देखो पहले बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, बात करते हो तो एजुकेशन दो हमारे बच्चों को। जो SC ST हैं उनको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करो। उसके बाद न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दो। उसके बाद जो हमारे गांव के किसान हैं, एग्रीकल्चर जो करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो करते हैं, उनका भी ध्यान रखो, उनके लिए भी कुछ करो,
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48A जो हमारा गांव का इन्वायरमेंट है उसे भी प्रोटेक्ट करो, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, तो उसे भी प्रोटेक्ट करो। तो ये डिमांड रखी जो गांव के लोग थे वो उन्होंने। तो हमने आर्टिकल 48 तक यहाँ पर अपने कवर कर लिए। अब हमारे 3 आर्टिकल बचे हैं और हमारी इसी के साथ DPSP खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको वो करा देता हूँ। देखो आर्टिकल कौन कौन सा बचा है हमारा। हमारा एक आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 49। इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। पर्यावरण एवं वो सॉरी मॉन्यूमेंट्स होता है आपका स्मारक बोलते हैं ना, स्मारकों की रक्षा करना, ये किसका काम है, स्टेट का काम है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 50 कहता है सेपरेट द ज्यूडिशरी, सेपरेट द ज्यूडिशरी, सेपरेट द ज्यूडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ऐसे लिख सकते हो आप, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका से न्याय पालिका, कार्यपालिका को लिखो यहाँ, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। उसके बाद आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 कहता है आपका आर्टिकल 51 कहता है आपका प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे याद करना है। आर्टिकल 49 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 49 में ये है कि हर राज्य का, हर स्टेट गवर्नमेंट का, या देखो हर स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वो प्रोटेक्ट करेगी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे हमारा ताजमहल है, रेड फोर्ट्स हैं, इन सब का प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। ये दायित्व बनेगा गवर्नमेंट का। उसके बाद देखो ज्यूडिशरी, जो हमारा न्यायपालिका होगा ना, न्यायपालिका, उसको बिल्कुल अलग रखा जाएगा एग्जीक्यूटिव से। न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव को अलग रखा जाएगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ज्यूडिशरी में। ज्यूडिशरी एक इंडिविजुअल बॉडी है और सेपरेट बॉडी है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो लॉ वगैरह है वो अच्छे से चल पाए, उस पर किसी का दबाव ना बने। उसके बाद हर स्टेट का ये दायित्व बनता है कि हम इंटरनेशनल पीस बना के रखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना के रखेंगे, बेसिकली हम शांति बना के रखेंगे, किसी देश से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। ये हमारा आर्टिकल 51 में, हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आएंगे जो किसी देश के खिलाफ हो या कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 51 में दी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे जो DPSP हैं, ये डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है, 3 आर्टिकल एंड के। ये जो हमारी DPSP हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखना चाह रहा हूँ, DPSP 36 से लेके 51 खत्म होती हैं। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ। एक आर्टिकल 51A ऐड किया गया था बाद में, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। उस वक्त मैंने सिर्फ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारा आर्टिकल 51A तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज करा रहा था तो मैंने बोला था कि जब आर्टिकल 51A आएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि कहीं पर A लगाए, B लगाए, तो इसका मतलब वो न्यूली ऐड हुआ है,
ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई हुई है। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A क्या है, ये पार्ट 4A में जोड़ा गया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं इसमें। इसमें क्या आती हैं ये तो आपको पता ही है, मैं आपको करा ही चुका हूँ। इसमें क्या आती हैं, हम पेन चेंज, एक सेकंड में इसे रफ ही कर देता हूँ। देखो, भाग 4, सॉरी, भाग 4A में क्या दे रखा है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है। हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। अब देखो, ये पार्ट 4A है तो मतलब ये बाद में जोड़ी गई होंगी। तो हमारा एक अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट, जिसके तहत हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 1976 में। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड की गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी, ये भी सवाल बनता है। तो ये एक कमेटी बनी गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी वो, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जोड़ी गई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, ये पता है। अभी फिलहाल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आपकी 11 हैं। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो आपकी जोड़ी गई थी 2002 में। एक अमेंडमेंट हुआ था आपका 86th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट कितनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो कि मैं आपको 1 बाई 1 ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल बन जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज से कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था, नहीं कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस वक्त कौन थी, प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ठीक है। अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसके बाद जो चीज़ें हम करेंगे फिर वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस लेक्चर को इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप इस लेक्चर में हम सिर्फ डीपीएसपी कर पाए हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक था डीपीएसपी। आई होप कि आपको डीपीएसपी समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। और आपको लेक्चर कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।